हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी का 9 क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर देखेंगे, जो कि है संस्थाओं का कामकाज। हम देखेंगे इसमें संस्थाओं का क्या क्या कामकाज होता है, कौन कौन सी संस्था क्या क्या काम करती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले चैप्टर का यहाँ ओवरव्यू दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में देखा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की सरकार को हम चुन लेते हैं तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकती है। नहीं, वो भी अपने दायरे में रहकर ही काम कर सकती है, जो कि संविधान उसकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम लोकतंत्र में जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनके कामकाज को देखेंगे, क्या क्या काम वो करती हैं। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे विधायिका क्या होती है, क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका क्या कार्य करती है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हमने 7th 8th क्लास की जो बुक थी उसमें भी हमने थोड़ी थोड़ी सी झलक इनकी देखी थी। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं, क्योंकि सारी संस्थाएं मिलकर ही सरकार कहलाती हैं, ना कि कोई एक मनुष्य या कोई एक पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम सरकार कहते हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है, जैसे कि हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार। इस अध्याय को पढ़ते हुए अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राज्य में और केंद्र में अलग अलग सरकारें होती हैं। हमारे यहाँ संघवाद वाली स्थिति है। तो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, यहाँ पर जो है एक सरकारी आदेश के द्वारा समझाया गया है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संस्था थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। ये नंबर है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसा आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। तो इसको देखते हैं क्या है। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इस प्रकार का जो सरकार है वो अपना विधेयक लाती है, यानी कि बिल लाती है किसी को भी लेकर के। ये रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार के जो है बिल आते हैं कि भारत सरकार की सरकारी पदों को और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। यानी कि अब तक हम रिजर्वेशन SC ST वालों को देखते थे, अभी एक नई श्रेणी रखी जा रही थी रिजर्वेशन के लिए, और इनके लिए 27% का अलग से कोटा तैयार किया जा रहा था। यानी कि इनको 27% जो आरक्षण है उस पर ये विधेयक लाया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। यानी कि अब 27% इनके लिए जो है ये आरक्षण ला दिया जाएगा, इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, तो इन पर और जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पर कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। तो निर्णय करने वाले कौन होते हैं? इस ज्ञापन को
जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया गया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वो एक तरह से जो अध्यक्ष होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो अकेले ही इतने बड़े बिल को पास कर दें। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। हमने देखा था पिछले साल की और 7th क्लास की में भी, 8th क्लास की में भी, जो हमारे विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, वो किस प्रकार से पास करवाए जाते हैं। जनता के द्वारा आवाज उठाई जाती है, फिर वो संसद में जाते हैं बिल वगैरह तैयार करवा के, जो जो मांगे होती हैं वहां पर जो मंत्री होते हैं वो अपनी बात को रखते हैं। फिर जो है दोनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, उस बिल पर चर्चा होती है। फिर वो कमेटी वगैरह के पास जाते हैं और फिर जाकर के जो है राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी बिल जो है विधेयक बनता है और फिर उसको लागू करवाया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है क्योंकि वो सरकार का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। हम जो मंत्रिमंडल देखते हैं उसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही जो ये मंत्रिमंडल होता है, इसके जितने भी मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। हम देखते हैं 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, जबकि राज्यसभा के जो है उनको एमएलए चुन करके भेजते हैं राज्यसभा में क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण, यानी कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए नौकरी में 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में यह चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी दत्त से प्रधानमंत्री बने। इसके वीपी नरसिम्हा जो थे वो बने थे। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति की भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया था। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया था। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे विज्ञापन होते हैं इस तरह से छापे जाते हैं, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा। अमूल जो है, अमूल कंपनी, वो ज्यादातर अपने विज्ञापन निकालती है किसी भी चीज को लेकर के। कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर पर तैयार किया गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे।
हमने देखा था जो जनता है, जनता के पास इतनी पावर है लोकतंत्र में, अगर वो चाहे किसी विधेयक को रोकना, यानी कि उसे लगे कोई विधेयक उनके पक्ष में नहीं है, उनके लिए गलत है, तो जो जनता है वो उस पर अपना आंदोलन करके, शांतिपूर्वक सभाएं वगैरह करके उस कानून को आने से रोक सकती है। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी का मौका आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। यानी कि जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, इसमें ये कहा गया कि अगर रिजर्वेशन आता है तो इससे जो जनरल वाले हैं या जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उनके पास क्वालिटी होने के बाद, उनके पास योग्यता होने के बाद भी वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड होती हैं और सीटें घिर जाएंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं। हमने ये मुद्दा क्या था, ये पुरानी बात है, इस पर फैसला वगैरह हो चुका है। इसका उद्देश्य ये था इस एग्जाम्पल को डालने का कि हम समझें कि कौन कौन सी संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं। तो विधायिका में हमने देखा जो कानून है उनका काम किया जाता है। विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी कि पिछड़ा जो वर्ग है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनको इसमें जो है रिजर्वेशन है वो नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको आंख बंद करके रिजर्वेशन दे दिया जाए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी इसे नीति पर अमल किया गया। यानी कि बाद में जो विवाद था वो पूरा सुलझ गया और इसको जो है बाद में फिर नीति इसकी बना दी गई, यानी इसको कानून बना दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्या है? हमने एक उदाहरण से देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। सरकार का ये कर्तव्य होता है कि जो जनता है उसको अच्छी शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, जितनी भी सुविधाएं होती हैं जीवन जीने के लिए बेसिक सी, वो सब दी जाएं। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्चा करती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो गरीब नहीं है उनको सरकार का नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छा खासा है। तो जो सरकार है, सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देखती है, सरकार जनता से ही टैक्स लेती है और वही घूम फिर कर जनता के पास ही आता है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि कानून बना लेना काफी नहीं है, उस कानून को लागू करने के लिए भी कोई चाहिए। अब कानून ठीक तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ है उसको भी देखने जांचने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ये सारी संस्थाएं मिलकर के काम करती हैं। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। यानी कि किसी एक मनुष्य के होने से गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो संस्था है, संस्था में आने वाले लोग उन गतिविधियों को फॉलो करें। यानी कि जो संस्था है वो रहनी चाहिए। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से निभाती हैं। किसी भी देश में
किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरणों में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं के काम को दर्शाया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं कैसे काम करती है। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती हैं, यानी कि जो हमारी विधायिका होती है, विधायिका में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितना भी मंत्रिमंडल होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। और ये क्या करते हैं, ये फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है, जिनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका जो विधायिका नियम बनाती है उनको लागू करवाती है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अनंत सुलझाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार ऐसे बिल लेकर आके आ जाती है जिससे नागरिकों के जो अधिकार है उनका हनन होता है। तो ऐसे में जो सरकार और नागरिकों के बीच में जब टकराव की स्थिति होती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका है, वो उसको सुलझाती है। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं उनकी भूमिका क्या है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं के काम में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में जो है सभी को अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, अपने जो विचार हैं उनको रखने का। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं, ये थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी ही होता है। यानी कि जो हमारे यहाँ कानून आने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है, वो भी हमारे लिए उपयोगी ही साबित होता है, सही साबित होता है। क्योंकि जो अगर कोई भी कानून है उसको टाइम लग रहा है तो उस पर सोच विचार हो रहा है, यानी कि उस पर अलग अलग मुद्दे रखे जा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसमें से गलत जितनी भी चीजें हैं उनको निकाला जाएगा, तब जाकर के कोई भी कानून पास करवाया जाता है। किसी भी फैसले से पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। हम देखते हैं सबसे पहले संसद, जहां पर हमारे कानून बनाए जाते हैं, जहां पर हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं। तो संसद क्या है? कार्यपालिका कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? हमने पहले भी देखा था संसद क्या है। अब चलो भूल भी गए हो। चूंकि यह फैसला संसद से नहीं क्या था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डाल देते हैं, क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था? हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों से पूरा करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। यहाँ पर आदि बताए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने। यह शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले ही कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके ये तब कल्पना वगैरह करवा रहे। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन होता है, यानी कि जो जनता है वो अपने शासकों को चुनकर के भेजती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। जितने भी जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं उन सबके ग्रुप को हम संसद कहते हैं, जहां पर ये बैठती हैं, जहां पर इनकी मीटिंग होती है, बातें करते हैं, अपने विचार वगैरह प्रस्तुत करते हैं, कानून बनाते हैं, उसको हम संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर हमें इस प्रकार की संस्था देखने को मिलती है, संसद वाली, जहां पर लोगों द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं वो आपस में मिलकर के कानून वगैरह बनाते हैं।
किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं, यानी कि जो कानून बनाती है। हम देखते हैं कभी किसानों के लिए बिल आ रहा है, कभी रिजर्वेशन के लिए बिल आ रहा है, कभी महिलाओं के लिए बिल आ रहा है, वो सब क्या है, वो विधायिका है। विधायिका जिसमें हमारे प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं, यानी कि जिनमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसको हम विधायिका कहते हैं, जो कानून बनाने का कार्य करती है। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर सकती हैं, उसकी जगह नए कानून ला सकती हैं। ये सारे काम विधायिका में होते हैं। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है, किस योजना पर खर्च कर रही है, कहां से पैसा आ रहा है, वो सारी जानकारी संसद अपने पास रखती है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है, यानी कि पहले खर्च करने के लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है, क्योंकि जो संसद है वो लोकतंत्र की एक तरह से कहें तो हम मंदिर कहा जाता है इसको। संसद के 2 सदन, अब संसद में 2 सदन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं वो सदन? क्योंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सभा, और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं, जिसमें होती है राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, जिसमें एमएलए, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उनके द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति कोई हाउस नहीं है, कोई सदन नहीं है, एक पद है जिस पर एक व्यक्ति आसीन होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 में आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को ज्यादा करते हैं। जो अंतर है दोनों में वो हम देखें तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों को कौन चुनता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या यह स्थायी है। तो लोकसभा बनाम राज्यसभा की अगर हम देखें दोनों को, तो दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? सबसे पहला प्रश्न, लोकसभा या राज्यसभा? तो राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, और इसको राज्यसभा को स्थायी सदन और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि जो ज्यादा पावर है, जो ज्यादा शक्तिशाली है वो लोकसभा है, क्योंकि वो सीधे जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसका जो है इसमें आकर के बैठते हैं। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है, क्योंकि ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, यानी कि कोई भी कानून यदि पास करवाया जाता है, कोई भी बिल को पास करवाया जाता है, तो उसमें दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल आता है जिस पर दोनों की सहमति बन ही नहीं पाती है, वो कहता है कि ये गलत है, वो कहता है तो ये सही है। ऐसे में क्या होता है कि दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक जिसको कहा जाता है, और जब इसका हल निकाला जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में
लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि हम जानते हैं जो लोकसभा है उसमें 543 सीटें हैं। टोटल तो 545 है, लेकिन अभी वर्तमान में 543 पर चुनाव कराया जाता है, जबकि राज्यसभा में कुल 545 हैं। तो मेजोरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो लोकसभा की बात रखी जाती है, लोकसभा जीत जाती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। यानी कि जो लोकसभा है, जो भी धन विधेयक होता है, धन की मनी बिल होता है, उस पर केवल लोकसभा के अधिकार होता है, राज्यसभा का नहीं होता। राज्यसभा के पास अगर भेज भी दिया जाए तो राज्यसभा इसको लौटा नहीं सकती, या तो इसको जो है राज्यसभा को इस पर पास करके इसको भेजना होता है, यानी कि इस पर अपनी सहमति बनानी होती है, या फिर 14 दिन के भीतर यदि राज्यसभा इस पर सहमत नहीं होती है और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो 14 दिन होने पर जो है लोकसभा उसको राज्यसभा की तरफ से पास हुआ मान लेती है, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो। उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, यह लोकसभा का अधिकार है, वह उन सुझावों को माने या ना माने। यानी कि राज्यसभा अगर मनी बिल पर सुझाव देती भी है तो लोकसभा माने या ना माने वो उसका अधिकार है लोकसभा का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। यानी कि अगर ये अपनी मेजोरिटी खो देते हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री अगर अपनी मेजोरिटी खो दे तो पूरा जो मंत्रिमंडल है वो पूरी तरह से भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोकसभा में एक दिन जो कार्यकाल का है वो यहाँ पर दिखाया गया है। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था, तो इस पर चर्चा की गई है कि इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। तो 11 विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे, इस प्रकार से प्रश्न किए गए। फिर 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे ये यहाँ पर 12 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। तो कार्रवाई चल रही है, इस प्रकार से जो है टाइम के हिसाब से कार्रवाई चलती है। चर्चा समाप्त हो जाती है 7:17 पर। जो अलग अलग मुद्दे हैं वो इस कार्रवाई में उठाए जाते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? अब हमने संसद देखी। संसद क्या थी? विधायिका, जिसमें कानून बनाए जा रहे हैं। कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाती है उनको लागू करवाती है। तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जिसको जनता जो है वो चुन करके भेजती है। जबकि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें ऐसे लोग आते हैं जो अपनी काबिलियत पर एग्जाम पास करके जाते हैं, जैसे कि IAS IPS वाले जितने भी अधिकारी होते हैं वो। तो हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने नहीं किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो लागू करवाते हैं, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लोगों के बीच में अप्लाई करवाते हैं, उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। हम समझते हैं कि सरकार ये नहीं करवा रही है, सरकार ने ये काम नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, तो कार्यपालिका पर ही हमारा पॉइंट होता है। और जबकि असल में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन सबको मिलाकर के सरकार बनती है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया
किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं, जिनमें से IAS और IPS जैसे ऑफिसर होते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, यानी कि उन्हें कोई मतलब नहीं होता कोई भी पार्टी आए या जाए, क्योंकि वो स्थायी रूप से अपना एग्जाम पास करके आए हुए होते हैं, वो नहीं हटते हैं। वो एक बार अगर सिलेक्ट हो गए तो हो गए। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यपालिका ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप कुछ कह सकते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार होते हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनको जनता ने चुना हुआ होता है, इसलिए उनका जो प्रभुत्व होता है वो ज्यादा होता है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है, हो सकती नहीं, होती ही है अक्सर, क्योंकि वो तो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, जिनके लिए एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती, कितनी उनकी एजुकेशन है, ऐसा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है मंत्रियों के लिए। लेकिन जो होते हैं अधिकारी, उनके लिए एग्जाम पास करना होता है और एग्जाम पास करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो, ये भी प्रश्न है। आखिरकार जब उनको जानकारी नहीं होती है इस बारे में, तो फिर वो क्यों लास्ट में फैसला लेते हैं, अंतिम फैसला उनके हाथ में क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जनता का प्रतिनिधित्व है, जनता ने उनको चुन करके भेजा है, तो जनता के हित में फैसला लेने का अधिकार भी इन्हीं को होता है। इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का मतलब ही लोगों की इच्छा होता है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्य के मुताबिक ही निर्णय लेता है, यानी कि सबकी सलाह को सुनकर के मंत्री जो है तब जाकर के निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं। वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिए रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। यानी कि जो अपनी पढ़ाई वगैरह से उस पोस्ट तक पहुंचते हैं, वो केवल रास्ता बताते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, लेकिन जो फैसले होते हैं वो मंत्री ही करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाता है, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो सही निर्णय ज्यादा बेहतर तरीके से ले सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है? इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। यानी कि ऐसा है कि अगर मेजोरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं बन पाती है, क्योंकि हमारे पास 72+ में सीटें होनी चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, लेकिन अगर 72- में सीटें होती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग पार्टियां मिलकर के गठबंधन बनाती हैं, तब जाकर के सरकार बनाती हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद
के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक होता है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाने के लिए जो है संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना लिया जाता है जिसके पास दोनों सदन में से किसी की भी सदस्यता नहीं होती है, तो 6 महीने के भीतर भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो अपने पद से स्वयं ही खारिज हो जाता है, यानी कि उसे अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। जिसमें मंत्रिपरिषद होती है वो पूरी लोकसभा का, जैसे कि 545 है हमारे यहाँ की सीटें, तो इसका 15% जो है मंत्री निर्धारित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, यानी कि उनके अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। टोटल मंत्री में जो मंत्रिमंडल होता है उसमें क्या है कि 60 से 80 मंत्री होते हैं, 15% चाहिए, जबकि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, यानी कि इनको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है परमानेंट रहते हैं, जब इनकी जरूरत होती है तब इनको बुला लिया जाता है। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, जो कि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। जो कैबिनेट होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और जितनी भी नीतियां वगैरह और फैसले लेने का अधिकार होता है वो कैबिनेट के पास ही होता है। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री है उनके बारे में। अब प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं? तो संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि जो पीएम है वो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनका अध्यक्ष होता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। यहाँ पर एक तरह से हम देख सकते हैं जो अध्यक्षता कर रही हैं, यहाँ इंदिरा गांधी का पोस्टर दिखाया गया है और जो मंत्री हैं वो मतलब एक तरह से उनके पसीने छूट रहे हैं। वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम क्या क्या काम कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो एक तरह से कैबिनेट मंत्री हैं जिससे पीएम जो है वो सवाल कर रही हैं। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो सर्वोच्च होता है और जितने भी मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल जो भी है वो प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है, यानी कि वो किसी भी मंत्री को जो है उसके पद से हटा सकता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, यानी कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से इस्तीफा दे दे या उसकी मेजोरिटी गिर जाए तो ऐसे में क्या होगा, जो पूरा मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजनीति में राजनीतिक दलों या पार्टियों की भूमिका
बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। जो जनता है उनमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो काफी ज्यादा प्रिय थे। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर सर्वोच्च है तो वो कुछ भी फैसले ले सकता है, नहीं, उसके जितने भी मंत्री होते हैं उनसे सहमति लेना उसके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है, क्योंकि मेजोरिटी जब तक है तब तक सरकार है। अगर मेजोरिटी एक बार गई तो सरकार भी गई। राष्ट्रपति देखें, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। यानी कि हमारे पास जो राष्ट्रपति है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, कोई वास्तविक शक्तियां हमें नहीं दिखती हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिकार अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद, हम जानते हैं जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यह बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, यानी कि जितने भी फैसले और कानून होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का किसी को भी चुनने का दिल कर रहा है और वो किसी को भी चुन करके जो है बिठा दे, नहीं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई फैसला ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होती है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वही कानून बनता है। यानी कि किसी भी बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति जब उस पर सहमति जताते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, तभी जाकर के कोई भी विधेयक, कोई भी बिल कानून बन पाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास पारित करने के लिए भेज देती है तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, उन्हें उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते ही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो अपने विवेक से राष्ट्रपति करता है। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। यानी कि जब किसी पार्टी को सरकार में जो संसद है वहां पर
मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो ऐसे में गठबंधन सरकार चुनी जाती है। पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं जिसमें जो राष्ट्रपति है वो अपने विवेक से ऐसे सदस्य को, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिससे संभावनाएं होती हैं कि वो जो सदन है उसमें मेजोरिटी दिखा सकता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो ये थी हमारे लोकसभा। ये राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति प्रणाली क्या है? तो दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि कहीं बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति होती है, जिसका उदाहरण हमें मिल सकता है यूएसए, जहां पर राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, जिसमें कि आज के टाइम में हम देख भी रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है कितने पावरफुल हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। वहां पर वीटो पावर होती है उसके राष्ट्रपति के पास में, यानी कि किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को अपने पास कभी जो है कितने भी टाइम तक रोक कर रख सकता है वहां का राष्ट्रपति। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी डॉलर को लातिनी अमेरिकी ने अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटेन की मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है और इसीलिए हमारे यहाँ की जो शासन प्रणाली है उसको हम संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय प्रणाली कहते हैं। न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या है कि इस बार भी हम सरकार आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर क्या है, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को होना बहुत आवश्यक है ताकि जो न्यायपालिका है वो सही तरीके से फैसले ले सके। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना आवश्यक है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। जितनी भी हमारे यहाँ पर कोर्ट होती हैं उन सबको न्यायपालिका कहा जाता है, सबको मिला करके, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो कैसी भी। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। यह काल्पनिक विज्ञान वहां सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। ये कार्टून न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। यहाँ पर जो अमेरिका है वहां की न्यायपालिका के बारे में ये छपा था, वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। इस काल्पनिक विज्ञान में लिखा है, आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई पूर्व अनुभव जरूरी नहीं, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है। वह बिना हिचकिचाए ऐसी बातें कह सके, मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूं उनमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन ना करे। तो इस पर ऐसा लिखा है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। हम देखते हैं जो न्यायपालिका है वो इस प्रकार से बटी हुई होती है। जो सबसे निचला स्तर होता है यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं उसमें कितनी सारी कोर्ट होती हैं। फिर राज्य पर होती है कि कोर्ट सबकी अलग अलग, या कई बार कई राज्यों की एक ही कोर्ट भी हो सकती है। और सबसे ऊपर होती है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि अब इसकी जो मतलब मानी जाएगी बात वो इन सब कोर्टों में मानी जाएगी।
भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। तो ये न्यायपालिका की पावर होती है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों को और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्यों में जब जो संबंध खराब होते हैं उनमें फैसला देती है न्यायपालिका। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध खराब होते हैं उनका भी निपटारा न्यायपालिका करती है। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, यानी कि जितने भी सिविल और क्रिमिनल लॉ होते हैं उनके लिए फैसला देती है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकती है। जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो हाई कोर्ट के फैसले सुनती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका नियंत्रण में नहीं होती। ऐसा नहीं है जो विधायिका और कार्यपालिका है वो अपना दबाव बनाए और जो न्यायपालिका है उससे अपने हित में फैसला लेने, तो ये इनसे स्वतंत्र होती है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इनमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि अगर किसी कोर्ट को उसके पद पर पोस्ट कर दिया जाए तो उसको इतना हटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको हटा दे। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल होता है। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है, ऐसे ही किसी भी जज को हटाना आसान नहीं है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया को सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक मानी जाती है, जो भारत की न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। यानी कि यदि जो सरकार है वो कोई ऐसा कानून पारित करती है जो संविधान के खिलाफ होती है तो जो हमारी न्यायपालिका है वो उस कानून को रोक देती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती, यानी कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव सरकार नहीं कर सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का कार्य भी है जो है वो न्यायपालिका के पास है। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में इसके बारे में देखेंगे कि नागरिकों के संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका की काफी विश्वास हासिल है। जो न्यायपालिका है वहां पर हम किसी की भी शिकायतों को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेहर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए, जो हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अब हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। यहाँ पर जो जज हैं उनकी जो मतलब अगर इनकी नियुक्ति वगैरह है वो इनके कॉलेजियम के द्वारा की जाती है और ना ही इनको हटाना आसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनको हटाना या इनको जो पोस्ट करना है वो सरकार के हाथ में होता तो सरकार अपने हित में जो है सारे फैसले लेती और इन पर दबाव बना रहता। तो ये इस प्रकार से सरकार से मुक्त होते हैं और जो सही प्रकार से कार्य है वो कर पाते हैं बिना किसी डर के।
क्योंकि अपनी जॉब का जाने का डर सबको होता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने देखा संस्थाओं के कार्य किस प्रकार से होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और न्यायपालिका, वो सब चीज़ें हमने देखी। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।